स्वदेश शख्सियत में आपका स्वागत है। मैं हूं अरविंद चौहान। आज हमारे साथ हैं 2012 बैच के भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी संतोष वर्मा जी। पिछले कुछ महीनों से मध्य प्रदेश में संतोष वर्मा साहब की बड़ी गूंज है। कुछ बयानों को लेकर हमारे सामने हैं और आज आपसे रूबरू करवाते हैं उनकी शख्सियत के बारे में। स्वदेश न्यूज के माध्यम से सर आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे चैनल में। धन्यवाद अरविंद जी। सर कैसे देखते हैं, एक बयान ने आपको पूरे रातों रात पूरे देश में फेमस कर दिया है? मेरे हिसाब से ये सोचने समझने वालों के ऊपर निर्भर करता है। मेरा ये मानना है कि मैं पिछले 27 साल से मध्य प्रदेश शासन की सेवा कर रहा हूँ और विभिन्न पदों पर रहा हूँ, और जहाँ जहाँ भी मेरी पदस्थापना रही है वहाँ अपने कामों के कारण चर्चित रहा हूँ। ये एक अलग बात है कि पिछले 2 महीने से हमारे अजाक्स के प्रांतीय सम्मेलन में दिए गए वक्तव्य के कारण और उसका जो गलत तरीके से मतलब निकाला जा रहा है उसके कारण लोगों ने इसको चर्चा में बना दिया है। अदरवाइज़ मैं शुरू से अपने कामों के कारण चर्चा में रहा हूँ। सवाल यह है कि एक तरफ आपके बयान के बाद सवर्ण समुदाय आपको जबरदस्त घेरने की कोशिश कर रहा है, ऐसा क्यों? मैंने आपको ध्यान होगा जब मैंने खेद प्रकट किया था कि इसको गलत तरीके से तोड़ मरोड़ करके पेश किया था, मेरे कहने का आशय अलग है। वैसे अभी आजकल आपने देखा होगा कि कोई भी व्यक्ति अपना वक्तव्य देता है उसका मतलब कोई दूसरे लोग निकाल करके बताते हैं कि इनके द्वारा ये बोला गया है, जबकि मेरा ये कहना है कि जिस व्यक्ति ने जिस संदर्भ में वो बात कही है उसको सही ढंग से वही व्यक्ति बता सकता है कि उसके कहने का आशय क्या था। तो सबसे पहली बात तो ये जो गलत परंपरा चल गई है इसको हमको दूर करना पड़ेगा। दूसरा मेरा ये कहना है कि कई बार हम लोग एक पंच लाइन या टैग लाइन लेते हैं किसी के भी वक्तव्य का और उसके कारण बहुत सारी चीज़ें निर्मित होती है। तो हमारा उद्देश्य जो है किसी से भी चर्चा करने का है तो उसको सेंसेशन क्रिएट करना नहीं होना चाहिए। अगर आप एक स्पॉन्टेनियसली कोई बात बोली और उसका एक टैग लाइन एक पंच लाइन निकाल करके आपने उसका कोई मतलब समझाने की कोशिश करी तो उससे उस व्यक्ति के व्यक्तित्व के बारे में हम बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं प्राप्त कर सकते हैं। इसके बाद फिर आपके खिलाफ बहुत सारी साजिश रची गई कि आपके कूट रचित दस्तावेज हैं, बड़े सारा मीडिया में आया और फिर जहां आप थे ये बराबर आरोप प्रत्यारोप का दौर अभी तक जारी। शायद पारिवारिक कलेश भी घर में हुए होंगे निश्चित तौर पर, सामाजिक तो इससे काफ़ी तकलीफ हुई होगी। देखिए आपने देखा होगा कि 23 नवंबर को हमारा सम्मेलन हुआ था और 23 तारीख से लेकर के 24 और 25 2 दिन तक कोई कंट्रोवर्सी क्रिएट नहीं हुई थी। अच्छा। 26 तारीख को जब कुछ लोगों ने मैसेजेस बना करके मीडिया हाउसेस में दिए गए बकायदा और वीडियो की कटिंग बना करके दी है, उसके बाद से फिर अचानक ये सब शुरू हुआ। थोड़े समय तो मुझे भी लगा कि यार मैंने ऐसा क्या गलत बोल दिया, मैं भी तो सुनूं उसको। कई बार मन में होता है कि हो सकता है गलती हुई, ह्यूमन एरर तो नहीं भूल गया। फिर मैंने वापस उसको सब सुना, तब फिर पता चला और कुछ लोगों ने मीडिया वालों ने मुझे बताया कि सर ये इस तरीके की जो खबरें हैं वो हमारे पास बन करके आई। बाकायदा उन्होंने मैसेजेस दिखाए उनके जिन लोगों ने किया, और फिर बाद में क्लियर भी हो गया, कुछ लोग एक्सपोज भी हो गए कि साहब ये आपने देखा होगा कि एक पैरेलल अजाक्स संगठन बनाने की मैं उसका ही सवाल आपसे पूछने वाला था। अजाक्स संगठन बनाने की कोशिश की गई, जबकि कंसोटिया सर उस समय तक बने हुए थे, अपने पद पर थे। उनका पद जो है 2026 तक था। बावजूद उसके उन्होंने चूँकि सेवानिवृत्त हो गए थे तो उनकी ये इच्छा थी कि सेवानिवृत्ति के बाद में इस पद पर नहीं रहना चाहता हूँ और समाज सेवा मेरी जारी रहेगी और इस संगठन से भी मैं प्रत्यक्ष रूप से जुड़ा रहूँगा। तो उन्होंने अपने इस्तीफे की पेशकश की और इस्तीफे का पेशकश करने के बाद उनका ये था कि कोई भी एक IAS ऑफिसर जो इस संगठन में स्वेच्छा से अपनी सेवाएं देना चाहता है वो बने। चूँकि मैं पूर्व से भी परिचित था, कंसोटिया सर मेरे कलेक्टर भी रहे और कमिश्नर भी रहे और इतनी बड़ी संख्या में सारी कार्यकारिणी आई थी, तो जो स्वाभाविक है कि जो फर्जी तौर पर बने हुए लोग हैं उनको ये लगा कि अब हमारी जो है चीज़ें बाहर निकल आएगी और हमें लोगों को पता चल जाएगा कि कंसोटिया सर ने तो आज इस्तीफ़ा दिया तो फिर हम लोग 2 साल पहले कैसे अध्यक्ष बन गए। तो उन सब चीज़ों के कारण उनको लगा और उन्होंने फिर उन भाषणों में से छोटे छोटे टुकड़े निकाल करके देना शुरू करे, मीम्स बना करके देना शुरू करे। तो केवल उन्होंने 2 टैगलाइन निकाल करके छापी, पहले कुछ प्रिंट मीडिया ने छापी और फिर उसके बाद उन्होंने पूरी तरीके से उसको मेरे खिलाफ दुष्प्रचारित किया गया। दूसरे या तीसरे दिन मैंने जब अपनी बात मीडिया के सामने रखी और अपनी सफाई भी दी, लेकिन मैंने देखा कि वो सफाई ज़्यादा समय तक नहीं चली
या जो मैंने अपना स्पष्टीकरण दिया था वो स्पष्टीकरण लोगों को नहीं दिखाया जा रहा था, सिर्फ वही टैग लाइन, केवल 2 शब्द, 2 लाइनें केवल बताई जा रही थी, जबकि मेरा उद्देश्य ये कतई नहीं था। बात सीधी सी थी कि जो लोग आर्थिक आधार पर आरक्षण की पैरवी करते हैं और ये मानते हैं कि SC ST को भी आर्थिक आधार पर आरक्षण मिलना चाहिए, या जिस परिवार में किसी व्यक्ति को एक बार आरक्षण मिल गया है और उसकी अगर आर्थिक स्थिति अच्छी हो गई है तो उसको दोबारा आरक्षण की पात्रता नहीं मिलनी चाहिए, ऐसा नरेशन कुछ समय से चल रहा था। उस नरेशन को तोड़ने के लिए मेरा ये कहना था कि जो अनुसूचित जाति और जनजाति को संविधान में जो आरक्षण दिया गया है वो बाबा साहब ने सामाजिक पिछड़ेपन के कारण दिया है, उसमें उनका कोई आर्थिक आधार नहीं था। तो जब सामाजिक आधार पर पिछड़ेपन के कारण किसी समाज को आरक्षण की पात्रता मिलती है तो जब तक उसका सामाजिक पिछड़ापन दूर नहीं हो जाता, जब तक वो किसी अन्य समुदाय के बराबर एक जाजम पर बैठ करके रोटी बेटी का व्यवहार नहीं करने लग जाते हैं, तब तक वो सामाजिक तौर पर पिछड़े ही रहेंगे, चाहे उनकी आर्थिक स्थिति कितनी भी अच्छी हो जाए। उसका उदाहरण एक मैंने दिया था कि अगर मान लो कोई आर्थिक रूप से सक्षम हो गया है और उसके साथ सभी समुदाय के लोग रोटी बेटी का व्यवहार करने लग जाते हैं तो निश्चित रूप से फिर ऐसी अगर स्थिति आती है और जातिगत भेदभाव दूर हो जाता है तब फिर आरक्षण की आवश्यकता नहीं रहती। ये मेरा कहने का आशय था। और जो टैगलाइन चलाई गई है उसमें पहले का संदर्भ भी हटा दिया गया और बाद का भी हटा दिया गया, जबकि बाद में मैंने क्लियर कट कहा है कि रोटी बेटी का व्यवहार नहीं होता और ये भी मैंने कहा कि आप जातिगत भेदभाव हटा दीजिए, हम आरक्षण छोड़ देंगे। ये भी शब्द मैंने बोला, ये लाइन में बोली। इन सब चीज़ों को हटा करके और उन्होंने जानबूझ करके उसको प्रस्तुत किया। एक फिर आपका दोबारा बयान आया था कि एक संतोष जाएगा तो बहुत संतोष पैदा हो जाएंगे, इस टाइप का कोई बयान आया था आपका? वो भी सिंपल सी बात थी, एक किसी आना जाने की उस पर संदर्भ ये रहा कि भाई ऐसा ऐसा चल रहा है, ये बताया था मैंने और उसी को मैंने उस समय दोहरा दिया था। और वो भाषण जो है उस दिन का नहीं था, उसके बाद का था। हाँ, उसके कुछ दिन बाद आया, कुछ दिन के बाद का था। और उसका हमारा केवल एक इन हाउस हमारी मीटिंग थी अजाक्स की और हमारे संगठन की, और उस संगठन में हम आपस में चर्चा कर रहे थे। उस समय हमारे एक साथी बैठे हुए थे उसमें OBC समुदाय के, और हमें नहीं पता था, उन्होंने उसको फेसबुक लाइव कर दिया। और फेसबुक लाइव करने से उनको कोई मौका मिल गया और फिर उसको उन्होंने नए सिरे से कर दिया कि देखिए इनका दम्भ देखिए, जबकि वो उसका कोई लेना देना ही नहीं था उनसे। अच्छा, इसमें भी कहीं ना कहीं चर्चित होते हैं। और दूसरा कोई बैन इस टाइप का आता है तो कहीं ना कहीं लोगों के मन में ये आता है कि आदमी पता नहीं चाहते क्या है, ये विवाद ही चाहते हैं क्या, ऐसा ही कुछ लगा होगा। उस बयान के बाद लोगों ने फेसबुक पे, सोशल मीडिया पे और व्यक्तिगत तौर पे मुझे मोबाइल पर बहुत विभत्स तौर पर, मतलब जिसको कहते हैं घृणित शब्दों में उन्होंने मुझे और मेरे परिवार को, मेरे समाज को बुरी तरीके से उन्होंने ट्रोल किया, गंदे गंदे शब्दों का इस्तेमाल किया। जो मेरी भावना नहीं थी बोलने की, उससे ज़्यादा गंदा उन्होंने सोशल मीडिया पे और इन पे प्रचारित किया। उसको देख करके कुछ जनप्रतिनिधियों ने अपनी भावना व्यक्त की थी कि ये बहुत गलत हो रहा है, और संतोष वर्मा ने कोई गलत नहीं बोला। अगर संतोष वर्मा के खिलाफ अगर कोई कार्रवाई होती है तो हम उसके लिए खड़े हैं, ये उनकी भावना थी। और उसी भावना का उल्लेख मैंने जो है अपने वक्तव्य में वहाँ किया था, और उसी को उन्होंने बता दिया, तो उसको भी उन्होंने नेगेटिव तरीके से प्रचारित किया। नहीं, अभी ये एक आपका ये जनरल बयान था ना कि संबंध बनाएं या शादी करें, बेटा बेटी, इस टाइप का था। तो इसे फिर बहुत सारे लोगों ने समझा भी, जो लोग नहीं समझ पाए वो नहीं समझ पाए। सवाल सर ये सबसे बड़ा है कि इससे आपके पारिवारिक और जो आपके रिलेटिव्स होंगे उन्हें कितनी पीड़ा झेलनी पड़ी। कहीं ना कहीं ये परिवार का माहौल ऐसा होता है कि लोग गालियां दे रहे हैं, लोग कुछ भी लिख रहे हैं, ट्रोल कर रहे हैं। मेरे पास हज़ारों कॉल्स मेरे खुद के मोबाइल पर आए हैं, जो मेरे वॉइस रिकॉर्ड में मेल है उसमें संचित है, और मैं अगर चाहता तो उसमें कई सैकड़ों FIR दर्ज हो जाती, क्योंकि जाति सूचक शब्द भी थे उसमें। बहन बेटियों को जो उन्होंने गंदी गंदी गालियाँ दी है एक समुदाय विशेष ने, वो भी है उसमें, सब मेरे पास रिकॉर्डेड है। मैं चाहता तो उसका अपने बचाव में इस्तेमाल कर सकता था, लेकिन मुझे लगा कि हो सकता है कुछ लोगों के मन में क्षणिक आवेश हो, और वो आवेश जो है शांत हो जाएगा, तब फिर उनको अपनी गलती का एहसास होगा कि संतोष वर्मा ने तो कोई असंसीधी शब्द नहीं कहे, लेकिन हमने जो उसका प्रतिकार किया वो बहुत ही गलत शब्दों में किया है।
ये कहीं ना कहीं किसी न किसी दिन उनके दिमाग में ये बात आएगी। हमारे यहाँ भी हमारे होता यहाँ है। रिश्ता शब्द नहीं बोलते, हाँ, हमारे यहाँ संबंध संबंध ही बोलते हैं। हाँ, तो- कहाँ जा रहे हो तो हम बोलते हैं कि भाई लड़की का संबंध करने जा रहे हैं, या बेटे का संबंध करने जा रहे हैं। अच्छा, उस संबंध को उन्होंने दूसरे संबंध से जोड़ दिया मैंने है। क्या बोला, मैंने आपको शुरुआत में ही बोल दिया था कि आजकल जो व्यक्ति बोल रहा है उसके वक्तव्य को परिभाषित करने का काम दूसरे लोग करते हैं कि इन्होंने क्या बोला। क्यों? क्योंकि उनकी भावना तब तक पूरी नहीं होगी जब तक कि वो अपनी बात को लोगों तक पहुंचा नहीं पाएंगे। तो मेरा ये कहना है कि अगर मैं बोल रहा हूँ या मैंने कोई शब्द बोला तो उसका आशय भी मैं ही बताऊंगा कि मैंने क्या बोला, क्यों बोला और किस कारण से बोला। लेकिन जब कोई तीसरा व्यक्ति अपने मंतव्य के हिसाब से अगर उसको बोलेगा तो स्वाभाविक है वो गलत ही बोलेगा, कंट्रोवर्सी बनेगी। कंट्रोवर्सी बनेगी। अभी सर एक बात चल रही थी, तो वहाँ पर एक ये आया कि संतोष वर्मा जब अध्यक्ष बने तो उनकी राजनीतिक इच्छा शक्ति इतनी ज़्यादा जाग गई कि उन्होंने ये बयान जानबूझ कर दिया, इसलिए दिया कि सारे लोग संगठित हो जाएं और जब हम 60 साल के बाद जब रिटायर्ड हों तो कहीं ना कहीं राजनीतिक क्षेत्र में, तो क्या ऐसा कोई मन है राजनीति में जाने का? क्या इस देखिए, मेरी 5 साल की सेवाएं बाकी है अभी, और इन 5 साल में इस पद पर रहकर मैं अपने समाज और अपने परिवार और अपने लोगों की ज़्यादा मदद कर पाऊँगा बनिस्बत कि मैं नौकरी छोड़ने के बाद। तो ये बात तो